everyone, and welcome back to the new video. Today we are going to solve October November 2024 5-3 variant. Let's begin with that. Now the first question says that 30% of the resident of Wimfield owns an electric car. 3 residents are chosen at random. Okay. Find the probability that either 3 owns an electric car और none of them owns an electric car. Okay. उससे हमें कहा है जी 3 आपके पास हैं, 30% ऑफ देम ओन्स एन इलेक्ट्रिक कार. तो 30% P आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज गोइंग टू बी 0.3. Q जो कि नहीं ओन करते, दैट इज गोइंग टू बी 0.7. ये हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार ओन करते हैं और ये हैं नॉन इलेक्ट्रिक. राइट. उससे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईदर ऑल 3 ओन्स इलेक्ट्रिक, या तो तीनों इलेक्ट्रिक वाले हों प्लस और आपके पास नन ऑफ देम, सारे नॉन इलेक्ट्रिक. राइट. तो इलेक्ट्रिक वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 0.3. तो क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 into 0.3 into 0.3 plus non-electric 0.7 into 0.7 into 0.7. राइट. तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.3 raised to power 3 0.7 raised to power कितना होगा, तो ऐड भी कर देते हैं 0.027 प्लस 0.343. सो दैट इज गोइंग टू बी 0.37. दैट इज द आंसर. राइट. फिर वो कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 125 ऑफ द रेजिडेंट्स आर सिलेक्टेड, यूज अ सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बायनॉमियल, जिसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे. मोर देन 45 जो है वो आपके पास जो है इलेक्ट्रिक कार्स के हो. ठीक है. रैंडम सैंपल n आपके पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 125. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.3 की है, फेलियर आपका 0.7 का है. तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं भाई कन्वर्ट हो भी सकता है कि नहीं. तो मीन निकाल लेते हैं. NP होता है, क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 125 into 0.3. so that is going to be 37.5, which is greater than 5. तो कन्वर्ट तो हो सकता है. सिग्मा कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट NPQ, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट 125 into 0.3 into 0.7. क्या बनेगा हमारे पास, 125 into 0.3 into 0.7 अंडर रूट 26.25. राइट. उससे क्या है, मोर देन 45. तो आई जी सबसे पहले लगा देते हैं, हमें जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, दैट इज x इज ग्रेटर देन 45. राइट. तो सबसे पहला स्टेप होता है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का. दिस इज गोइंग टू बी 45, ये बन जाएगा 44.5, 45.5. मोर देन का है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ. तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या बन जाएगी, x इज ग्रेटर देन 45.5. ठीक है. अब स्टैंडर्डाइजेशन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 45.5 माइनस म्यू आपके पास कितना होगा, राइट जी. सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज 45.5 माइनस 37.5 विच इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय, पूरा ही कर लेते हैं,
8 divided by under root 26.25. So that gives us the decimal value. कितनी आती है जी? 1.561. ठीक है, तो अब हमारे पास केसेस को रिकॉल करें. ग्रेटर देन है तो 1 माइनस 5 ऑफ 1.561 आएगा. इसकी वैल्यू हमें टेबल से मिलनी है और टेबल जो हमें इसकी वैल्यू देता है दैट इज 0.9407. राइट, तो अब हम 1 माइनस 0.9407 which is going to be 0.0593 and that leads us to the answer. Right ji, simple question. Moving towards question number 2. Question number 2 क्या कहता है? Question number 2 कहता है a fair six-sided dice has a fair face label 111 222 a blue. अच्छा, रेड है और एक ब्लू है. ठीक है, ब्लू वाली जो है उस पर 112233 बोथ आर थ्रोन. ठीक है, द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्कोर्स ऑफ द टू डाइस. ड्रॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब हमारे पास क्या है वो और से देखिएगा. प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, तो सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं कि हमारे पास बन क्या सकता है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ ओवर हियर. So this is going to be red and this is going to be my blue. रेड क्या आ सकता है हमारे पास? रेड के अंदर हमारे पास है जी 1 1 1 2 2 2. Okay, now the blue has 1 1 2 2 and 3 3. राइट, सो माई रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट. तो आए करते हैं, क्या बनेगा 1 1 1 2 2 2. यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 2 2 2. राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड देन वी हैव 4 4 4 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 2 2 2 4 4 4. Now 3 ones are 3 3 3 6 6 6 and this is 3 3 3 6 6 6. राइट, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास मेरे पॉसिबल डायग्राम है. अब हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मेरे पास इधर x आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी 1. ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा इधर 2, उसके बाद मेरे पास आएगा इधर 3, देन वी हैव 4 एंड देन लास्टली वी हैव 6. ठीक है, अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो 1 2 3 4 5 6. सो वी हैव 6 ones. So 6 divided by total outcomes 36. 2 कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So that is 12 divided by 36. 3 कितने हैं? So 1 2 3 4 5 6. So that is 6 divided by 36. 4 कितने हैं हमारे पास? That is 1 2 3 4 5 6. So that is 6 divided by 36.
and lastly that is going to be 1 2 3 4 5 6. So that is 6 divided by 36, and that completes my table. I hope that is clear to everyone. Now the next thing, he says find e of x. For e of x, let's pick this table up. इसको नीचे ले आते हैं और कुछ भी नहीं करना है हमें. सिंपल इट इज़ गोइंग टू बी e of x इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है. So that is going to be 1 multiplied by 6 divided by 36 plus 2 multiplied by 12 divided by 36 plus 3 multiplied by 6 divided by 36 plus 4 multiplied by 6 divided by 36 and plus 6 into 6 divided by 36. Right? So that gives us the answer, which is going to be equals to 3. That completes us the answer. Right, G? Moving towards question number 3. Question number 3 क्या कहते हैं हमें? कहते हैं in Molimba, the height in 8 centimeter of the adult are normally distribution. Mean आपके पास this, standard deviation this. ठीक है. कहते हैं find the probability that the randomly chosen male adult has a height greater than 170. So we are supposed to find x greater than 170. तो greater than 170 के लिए क्या होगा? पहला step standardization. So that is going to be x minus mu divided by sigma greater than 170 minus म्यू कितना है आपके पास? दैट इज 176 डिवाइडेड बाय सिग्मा. स्टैंडर्ड डेविएशन ही दी हुई है बेटा, ध्यान रख लिया करें, अक्सर वो वेरिएंस भी दे देता है तो अंडर रूट करना होता है. 4.8. राइट, सो दैट इज दिस इज प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 176, सॉरी 170 माइनस 176 माइनस 6 divided by 4.8. So that is going to be minus 1.25. Right? So now we have to apply the cases. Greater than है, so 1 minus phi of, so 1 minus नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 1 में से माइनस करते हैं. आप चाहो तो ये वाला स्टेप ओमिट भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो. दिस एंड दिस कैंसल्स आउट गिविंग अस phi of 1.25. So that is, इसको टेबल से अगर हम देखें 0.894, that leads us to the answer. ठीक हो गई बात? I hope that is clear to everyone. Next, उसने कहा है 60% of the male adult have an height between this where k is greater than 170. ठीक है, इसका मतलब इसको एंड पे रखना है. ठीक है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है. बिटवीन दिस, इसके दरमियान की जो हाइट है वो उसने कहा है कि आपके पास 60% है जो कि इसके दरमियान में लाया करता है. ठीक है, गौर से देखो कैसे होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 170 लेस देन k. अब मैंने k को इधर इसलिए लिखा है, उसने मेंशन कर दिया बेटा कि ग्रेटर देन 170 है. ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर उसने हमें बताया दैट इज 60% विच इज 0.6. उसने हमें कहा है k की वैल्यू बताओ 1 डेसिमल प्लेस. अब हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने बताया हुआ है. मीन हमारे पास 176 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.8. सो फर्स्ट स्टेप वही स्टैंडर्डाइजेशन होगा बेटा. 170 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस 176 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी थी? 4.8. अब यहाँ पे क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी k माइनस 176 डिवाइडेड बाय, राइट. अब क्या होगा वो और से देखो सारे. यहाँ पे आ गया z, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ.
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करूँ ना, 170 माइनस दिस, ये वही चीज़ है जिसको एग्जामिनर ने हमसे पिछले उसमें सॉल्व करवाया, ये देखो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी लाइफ सेविंग होगी यहाँ पे। तो इसका आंसर आता है -1.25। पहले तो यहाँ पे लिख दो, ठीक होगी बात। ठीक है, अब वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो और से सारे देखो। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो लेट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.25 दिस टाइम, राइट। अब सॉल्व करते हैं, फाई ऑफ बी ए माइनस फाई ऑफ -1.25 इज इक्वल टू 0.6, राइट जी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे होगा, दिस इज गोइंग टू बी फाई ऑफ ए माइनस 1 माइनस नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा हूं मैं, so this is phi of a minus 1 plus phi of 1.25 is equals to 0.6। अब इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले जाते हैं। I don't have space, let me pick this up। क्या होगा, so this is phi of a is equal to 1.6 minus phi of 1.25। phi of 1.25 की पहले बेटा वैल्यू निकाल लो, क्या होगी, टेबल पे चलते हैं। 1.25 था ना, ये आया 1.2 पे और ये आ गया मैं 5 पे, तो कितने बनेंगे, 0.8944, 0.8944 minus 1.6 is equals to phi of a, so that is phi of a is equals to, so 1.6 minus 0.8944, so that is अब a will be equals to phi inverse, क्या बनेगा, 0.7056, इसको टेबल से ढूंढना है, 0.7056। आए चलते हैं, 7056, ये देखो 705 पड़ा हुआ है, इसमें 2 ऐड कर दें, अगर 56 जाना है ना, तो यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, सो दैट इज 0.541, 0.541, ठीक है। सो पिक दिस अप, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर ए। सो ए मेरे पास कितना आ गया बेटा, 0.541। नाउ हमने लेट क्या किया था, हमने जो लेट किया था उसको पकड़ेंगे and we are going to substitute the value of a, so place it and we will be getting the answer। so this is 0.541 is equals to k minus 176 divided by 4.8। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, पहले इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 0.541 multiplied by 4.8, so that is 2.5968 प्लस 176, सो प्लस कर देते हैं 2.5968 प्लस 176, so that is k equals to 178.6। उसने कहा हुआ 1 decimal place, that leads to the answer।
right? I hope that is clear to everyone. Moving towards question number 4. Now the question number 4 says that draw the cumulative frequency uh, draw a cumulative frequency graph illustrating this information. अब बेटा cumulative frequency graph के लिए सबसे पहले दो चीज़ें चेक किया करें कि आपके पास यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए. यहाँ पे देखो 19 है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स दिस इज़ नॉट द क्लास बाउंड्रीज, राइट. ये क्लास विड्थ गिवन है, तो हम यहाँ पे ऊपर ही क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ा करो गौर से. देखो नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो भी है 1 को डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज गोइंग टू बी 0.5. ये वो वैल्यू है जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, इसमें ऐड होगी. सो दैट इज गोइंग टू बी 9.5 से लेके 19.5. यहाँ पे आ जाएगा 19.5 से 29.5. यहाँ पे 29.5 से 39.5. यहाँ पे आ जाएगा 39.5 से 44.5. यहाँ पे आ जाएगा 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5, और दिस इज 54.5 से 59.5, राइट. और याद रखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हमेशा अपर वाली वैल्यूज को पिक किया जाता है, हमेशा हमेशा, ठीक है. और दूसरा, नेक्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वो कैसे होगी हमारे पास, पहली वाली वैल्यू को एज इट इज लिख दो बेटा, 10 आया, इसको इसमें ऐड करो, कितना बन जाएगा हमारे पास 28 प्लस 32 दैट इज 60 प्लस 104 आ जाएगा, सॉरी 102. नेक्स्ट 130, नेक्स्ट आएगा 144 एंड दिस इज 150. ये वाली वैल्यू इसके साथ कोइंसाइड करनी चाहिए, इससे पता चल जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ठीक है, वो वैल्यू ठीक आई है कि नहीं. ठीक है जी. अब हम ड्रॉ करते हैं, आ जाओ जी. लेट मी ड्रॉ द एक्सेस फर्स्ट. दिस इज माय वाई एक्सेस, दिस इज माय एक्स एक्सेस, राइट. सो 150 तक जाना है. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, बीच में 150 वगैरह आ जाएंगे. और 19.5, 29.5, so that is going to be 10, 20, 30 ले लेते हैं. So this is going to be 10, 20, 30, 40, 50 and 60. ठीक है. हाँ जी, पहली वैल्यू 19.5 पे 10, दिस इज 10, ये 20, इसके दरम्यान में 19.5, और 19.5 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 10, तो ये आ गया जी. उसके बाद 29.5 पे 28, 29.5 पे 28, सो दैट इज 28. सो फिर नेक्स्ट हमारे पास है 39.5 पे 60, 39.5 पे 60. फिर हमारे पास है 44.5 पे 102, 44.5, 44.5 पे 102, 102. दिस इज ओवर. फिर हमारे पास कितना है 49.5 पे 130, 49.5 पे 130, दिस इज 130, एंड देन 54.5 पे 144, 54.5 पे 144, and the last one is 59.5 पे 150, and this is, ठीक है. और याद रखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑलवेज टच द एक्स एक्सिस, और वो कहाँ पे टच करता है, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है विच इज़ 9.5. तो ये लें जी, ये वाला पॉइंट भी मार्क कर दिया. ठीक है. अब अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर देते हैं. सो दैट गोज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन.
That's the answer for us. Right, Ji? I hope that is clear to everyone. Next उसने कहा है use the graph to estimate the 30th percentile of the sunflower plant. 30th percentile. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 150 was the total multiply by 30th percentile. तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज गोइंग टू बी 45. अब 45 पे आओ, ये 50 है, एग्जैक्ट सेंटर पे 45 होगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बनेगा, दिस इज 35, 36. तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 36. तो दिस इज द आंसर. ठीक है. फिर उसने कहा है next it says that calculate the estimate for the mean and the standard deviation of the height of 150 sunflowers. मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालनी है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले यहाँ पे याद रखो, मीन आपको जो निकालना होता है उसके लिए मिड वैल्यूज चाहिए होती हैं. और मिड वैल्यू जो आपने लेनी है बेटा, उसके लिए याद रखिएगा ये जो क्लास बाउंड्रीज हम लोग निकाल लेते हैं, इसके लिए इसको पिक करना होता है. ठीक है. तो जो मिड वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा रूल है, इन दोनों को हमने ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज गोइंग टू बी 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2. हाँ, sorry, 9.5 plus 19.5 divided by 2. So that is going to be 14.5. इसी तरीके से इन दोनों को भी ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. राइट. मिड वैल्यू उठानी है और फ्रीक्वेंसी उठानी है. तो मैं यहाँ पे जरा नीचे लिख रहा हूँ मिड वैल्यू सारों की. सिंपली दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. सो दैट इज गोइंग टू बी 14.5, 24.5, 34.5, 42, 47, 52 एंड 57. ठीक है. और फ्रीक्वेंसीज क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 10. उसके बाद 18, 32, 18, 32, then we have 42, 28, 14 and 6. Fourteen, 28, 14, 6. So that is 28, 14, 6. Right? तो अब हम अपना मीन निकाल लेते हैं. All I have to do is that multiply them and add them all. Multiply by 10 plus 24.5 multiply by 18 plus 34.5 multiply by 32 plus 42 multiply by 42 plus 28 into 47, 52 into 14 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. बेटा इसको सम करने की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रेट अवे लिख दो 150. तो यहाँ से जो मीन की वैल्यू आती है दैट इज गोइंग टू बी 38. ठीक है जी. दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इन्हीं वैल्यूज को पकड़ना होता है. राइट. फर्क सिर्फ इतना होता है
कि ये जो मिड वैल्यू है ना बेटा आपकी, इनका स्क्वायर करना है। यहाँ पे स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। 47 वॉज द मिड वैल्यू, इस पे स्क्वायर, इधर से 52 एंड दिस इज 57। ये इनका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 150 माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आती है दैट इज गोइंग टू बी, और याद रखना है एंड में अंडर रूट भी करना है पूरी उसका। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 10.6। दैट इज द आंसर फॉर अस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। Next, उससे कहा है a factory produce 30% of the chocolates are wrapped in a gold foil, 20% 25% wrapped in red foil and remainder are unwrapped। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लो, 30 plus 25 minus 100, so that is 45%। ठीक है, अच्छा, इंडिगो चूजेस 8 चॉकलेट्स एट अ रैंडम। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया बेटा? बायनॉमियल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी ऑब्टेन्ड नो मोर देन 2 दैट आर रैप्ड इन 8। मीन्स नो मोर देन 2 मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है बेटा वो किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। नो मोर देन 2 का है ना, तो 2 और उससे कम। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 plus probability of x is equals to 1 plus probability of x is equals to 2। ठीक है, तो आए स्टार्ट करते हैं। 8C0 रेड में, रेड फॉइल की कितनी है बेटा? 25%। सो दैट इज गोइंग टू बी 0.25 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0.75 रेज टू पावर 8 plus 8C1 0.25 raised to power 1, 0.75 raised to power 7 plus 8C2 0.25 raised to power 2, 0.75 raised to power 6। Right, all I have to do is that simply solve this। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आता है that is 0.679। ठीक है जी। नेक्स्ट उसने क्या कहा है? कहता है जैकी चूजेस अ चॉकलेट one at a time random from the production line। Find the probability that the first time he obtains a chocolate that is wrapped in a red foil is before the 7th, right? Which means that हमें find करनी है probability of x less than 7। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया? दिस इज ज्योमेट्रिक। ये फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है ना उसने, गौर से पढ़ो, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो लेस देन के साथ बेटा हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू। सो दिस इज गोइंग टू बी, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? दैट वाज द फॉर्मूला विच इज 1 माइनस क्यू रेज टू पावर r। सो दैट इज 1 माइनस क्यू आपके पास कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.75, क्योंकि रेड के अंदर रैप होने की प्रोबेबिलिटी थी 25%, 0.25 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। रेज टू पावर कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 6। तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज 0.822। दैट लीड्स अस टू द आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, ओके। Okay, moving towards the C part, it says that Kefi chooses a chocolate one at a time at a random from the production line। ठीक है, कहता है find the probability that the second chocolate chosen is first one wrapped gold foil given that। अब यहीं पे रुक जाते हैं बेटा, given that का वर्ड कहीं पे भी आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, the fifth one, सॉरी किसी और से हाईलाइट करते हैं, द फिफ्थ चॉकलेट इज चोजन एज द फर्स्ट अनरैप्ड। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है,
राइट, इट्स एन ए स्टार क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले ज़रा स्टेटमेंट बना लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसने हमें कहा ये है कि आपके पास सेकंड जो होनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट हो जो कि गोल्ड में रैप्ड हो, गिवन दैट फिफ्थ वाली जो है वो फर्स्ट हो जो कि अनरैप्ड है। ठीक है, अब सबसे पहले डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, गिवन दैट के बाद जो भी होता है बेटा वो डिनोमिनेटर में होता है। फिफ्थ वाली अनरैप्ड होनी चाहिए, फिफ्थ वाली, ठीक है, फिफ्थ वाली अनरैप्ड। गौर से देखो, 1 2 3 4 5, यहां पे अनरैप होनी चाहिए। अनरैप की प्रोबेबिलिटी कितनी थी वो देखो, मैंने पहले ही लिख दी थी 45%, तो यहां पे लिख देते हैं 0.45, ये अनरैप्ड होनी चाहिए। इधर हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी आ जाए हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसने कहा है फिफ्थ वाली अनरैप्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 0.55 0.55 0.55 0.55, यहाँ पे कुछ भी आ जाए हमारा वो कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 0.55 रेज टू पावर कितना होगा बेटा 4 नॉट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.45, ये मेरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, गिवन दैट के बाद जो कंडीशन होती है, फिफ्थ वन इज द फर्स्ट अनरैप्ड, जो अनरैप्ड है वो फिफ्थ वाली हो। ये देखो यहाँ पे ये फिफ्थ प्लेस पे जाके मैंने फर्स्ट अनरैप्ड लिया। ठीक है, ये मेरा डिनोमिनेटर आएगा एज इट इज उठा के। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं न्यूमिनेटर पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने हमें कहा क्या है, 1 2 3 4 5। बेटा याद रखो फिफ्थ वाला जो है उसने हमें कहा है फिफ्थ अनरैप्ड होना चाहिए, सेकंड वाला गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके दरम्यान में कुछ भी आ जाए वो हमारा कंसर्न है, ऐसे नहीं है कि हम बेतुका छोड़ देंगे, राइट, वो भी कंसर्न है। अब पहला जो हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे वो रेड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा तो फिर ये सेकंड वाला फर्स्ट नहीं बनेगा। उसने लिखा हुआ है कि सेकंड चॉकलेट शुड बी फर्स्ट रैप्ड इन गोल्ड फॉइल, तो यहाँ पे मैं गोल्ड से नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं गोल्ड से स्टार्ट कर दूंगा तो ये वाली सेकंड बन जाएगी। हमें यहाँ पे सेकंड प्लेस पे फर्स्ट गोल्ड रैप लेके आना है। ठीक होगी बात बेटा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे भी मैं रेड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं गोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, पहले जरा सिनेरियोज को बिल्डअप कर देते हैं। ये मेरा पहला सिनेरियो बन गया, न्यूमिनेटर के लिए डील कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर था, अब न्यूमिनेटर के लिए डील कर रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो बन गया। फिर सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है, यहाँ पे तो आनी गोल्ड है सेकंड वाली, और यहाँ पे अनरैप आना है। ठीक है, अब पहला तो भाई आपके पास रेड रैप्ड होना चाहिए, फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गोल्ड आया, फिर यहाँ पे भी रेड रैप आ गया, यहाँ पे भी रेड रैप आ गया। सबको यहाँ तक सॉर्टेड है, ये मेरा सेकंड सिनेरियो बन गया। थर्ड सिनेरियो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया बेटा अनरैप, यहाँ पे आ गया बेटा गोल्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो रेड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरे पास गोल्ड आ गया इस जगह पे और ये रेड आ गया। ठीक है, ये भी सिनेरियो बन सकता है। फिर मेरे पास फोर्थ सिनेरियो क्या बन सकता है कि दिस इज गोइंग टू बी रेड, ये तो रेड आएगा ही आएगा, और ये गोल्ड है और ये रैप्ड है, अनरैप्ड सॉरी, और यहाँ पे मेरे पास दोनों के दोनों गोल्ड आ जाए। ये मेरे पास सारे सिनेरियोस बन सकते हैं। ठीक है, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 0.25 मल्टीप्लाई बाय गोल्ड आने की 0.3, दोबारा से रेड 0.25, गोल्ड आने की 0.3, अनरैप्ड की कितनी थी 0.45। ठीक है,
इधर क्या होगी, रेड आने की 0.25, गोल्ड आने की 0.3 इंटू रेड आने की 0.25, फिर से रेड 0.25, अनरैप 0.45। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। फिर रेड आने की कितनी है 0.25, गोल्ड आने की 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.25, अनरैप्ड कितना होगा बेटा, फिर कितना होगा, रेड आने की 0.25, 0.3 इंटू गोल्ड की 0.3, 0.3, 0.45, राइट। ये सारी के सारी आपस में एडअप भी होगी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से मैं टोटल लिख रहा हूँ, टोटल जो हमारे पास आता है दैट इज गोइंग टू बी 0.010209। ठीक है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी, कंडीशन हमेशा न्यूमिनेटर में आएगी, इज इक्वल्स टू 0.010209 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये रहा, पहले ही फाइंड कर लिया था हमने। ये आ गया जी डिनोमिनेटर। तो इस तरह से अगर हम अपना आंसर निकालें तो वी गॉट द फाइनल आंसर विच इज गोइंग टू बी 0.248। ठीक है, दैट्स द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक होगी बात बेटा, ओके। फिर उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस। 9 लेटर्स है बेटा, 9 फैक्टोरियल, रेपिटेशन में हमारे पास 2 s है 2 p है, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज 90720, दैट्स द आंसर। फिर उससे हमें क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस इन विच फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर नॉट the same as each other, not the same as each other। तो बेटा सिंपल सी बात है, सेम निकाल के टोटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं होने चाहिए, तो पहले निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट सेम। 9 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये बॉक्सेस को सही तरीके से काउंट कर लिया करो, सेम निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह का एक और भी बन जाएगा जिसमें यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एस होगा और यहाँ पे भी मेरे पास एस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, इधर सिर्फ 2 एस की रह जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट इज गोइंग टू बी 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस नीचे वाले केस में जो रेपिटेशन होगी वो 2p की हो जाएगी, सो 2p, ये जो s लग गए ये फिक्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेम की अरेंजमेंट। हमें निकालना है नॉट सेम। क्या होगा, 9 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस जो सेम की निकाली है, तो क्या होगा हमारे पास, दैट गिव्स अस द आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 8 5 6 8 0। ठीक होगी बात, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस इन विच 2 p's आर टुगेदर एंड देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन 2 s। अच्छा जी, आए सॉल्व करते हैं, गौर से देखो। सबसे पहले 9 लेटर्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू पीस टुगेदर होने चाहिए। ये लो जी, ये एक पी आ गया, ये दूसरा पी आ गया, ये टुगेदर होना चाहिए। एंड देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन टू एस। अच्छा, एग्जैक्टली आपके पास दो लेटर्स होने चाहिए बिटवीन टू एस। ठीक है बेटा, गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज ये एस, एग्जैक्टली टू लेटर्स, 1 2, ये दो डिफरेंट लेटर्स है, और ये आ गया मेरा एस, ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, सो नाउ 1 2 3 4 and 5, so that is going to be 5 factorial। ठीक है, multiply by now, so this is going to be, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ बेटा, तो एक चीज़ मुझे जो समझनी है वो ये है कि ये जो मेरे पास दो लेटर्स हैं, इनको यहाँ पे पहले प्लेस करना है, राइट? तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल 9 लेटर्स है, 2 पीस निकल गए, 2 आपके पास एस निकल गए, रिमेनिंग कितने रह गए, दैट इज गोइंग टू बी 5 लेटर्स। इन 5 में से बेटा गौर से देखो, इन 5 में से 2 लेटर्स, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो उसको भी तो हमें करना है, तो वो हमारे पास किस तरीके से आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 5p2। 5 लेटर्स है, 2 की पोजीशनिंग है, राइट? गौर से देखिएगा, या तो हम ये करेंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और लिख रहा हूँ मैं, या फिर मैं कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5c2। ये जो मैंने लिखा है ना 5p2, इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हो कि 5c2 करो मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की आपस की अरेंजमेंट के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपके ज़हन में एक चीज़ आ रही होगी कि ये जो मेरे पास 3 लेटर्स यहाँ पे और यहाँ पे पड़े, इनकी आपस की अरेंजमेंट के लिए 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। तो बेटा वो हम नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये जो 5 फैक्टोरियल बेटा यहाँ पे किया है, ये जो 5 फैक्टोरियल किया है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये इसकी, इस पूरे की, और ये जो 3 लेटर्स रिमेनिंग यहाँ पे, इनकी आपस की अरेंजमेंट के लिए 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी कर चुके हैं हम, राइट? तो वो जो हमारे पास 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे, इन तीनों के अरेंजमेंट्स के लिए वो हमें नहीं करना है, लेकिन जो अंदर 2 हैं उनकी अरेंजमेंट के लिए हमें करना पड़ेगा। तो एक हमारे पास ये सिनेरियो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आंसर कंक्लूड आउट नहीं होता, क्यों? अब यहाँ पे अगर हम देखो तो उसने हमें एक स्टेटमेंट बोली है कि हमारे पास देयर शुड बी एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन 2 एस। अब ये जो मैंने क्वेश्चन में केस बनाया है वो ये बनाया है कि मेरे पास P पहले आ गए दोनों इकट्ठे टुगेदर, S दोनों और इनके दरमियान में 2 लेटर्स, और मैंने यहाँ पे ये जो सिनेरियो बनाया है वो ये बनाया कि ये जो 2 लेटर्स मेरे पास यहाँ पे S के दरमियान में आए हैं बेटा, वो रिमेनिंग 5 में से आ रहे हैं, जो रिमेनिंग 5 रह गए हैं उनमें से 2 यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन एक और सिनेरियो भी बन सकता है, वो क्या है, एक तो ये है, दूसरा एक और भी सिनेरियो बन सकता है, वो क्या है, 9 बॉक्सेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा S है, ये मेरा S है, इसके दरमियान में 2 लेटर्स होने थे, और मैं ये कह देता हूं कि ये जो 2 पीज हैं, इन्होंने जो इकट्ठे होना है वो भी तो इनके दरमियान में आ सकते हैं ना बेटा। अगर वो 2 पीस इनके दरमियान में आ जाए तो ये भी तो दोनों पीस इकट्ठे होंगे, टुगेदर होंगे, और S2 जो है उनके दरमियान में 2 लेटर्स ही होंगे, तो ये भी तो मेरे पास सिनेरियो बन सकता है, राइट? तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए जो बेटा हमने करना है वो क्या होगा हमारे पास, अब ये जो मेरे पास पूरा ब्लॉक है ये इकट्ठा मूव करेगा,
ठीक है, तो वो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दैट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय, अगर आप ये सोचें इन दोनों s की अरेंजमेंट तो कर लो 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों p's की अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन फिर डिवाइडेड बाय भी करना पड़ेगा तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास 6 फैक्टोरियल इसका, ठीक है। तो नाउ एक सिनेरियो हमारा ये वाला बन गया बेटा, ठीक है, ये वाला फर्स्ट सिनेरियो है एंड दिस इज द सेकंड सिनेरियो। अब हम अपना आंसर कंक्लूड आउट कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5p2, राइट। क्या बनेगा 5p2 which is 20 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये आ गया जी 2400 प्लस 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो ऐड कर देते हैं 2400 प्लस 720, सो दैट लीड्स अस टू द आंसर। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक होगी बात बेटा, ओके जी। फिर वो कहता है द 9 लेटर्स इन द वर्ड हैप्पीनेस आर डिवाइडेड एट रैंडमली इनटू अ ग्रुप ऑफ 5 एंड अ ग्रुप ऑफ 4। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पीस आर इन वन ग्रुप एंड बोथ एस आर इन द अदर ग्रुप। ठीक है, दोनों पीस जो है वो आपके पास एक ग्रुप में होने चाहिए और दोनों एस जो है वो अदर ग्रुप में होने चाहिए। दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, एक ग्रुप है बेटा 5 लेटर्स का, 5 का, और दूसरा है हमारे पास ग्रुप ऑफ 4, इसमें 4 डालूंगा मैं। ठीक है, अब पीस इधर लेट्स से मैं इसमें पीस को डाल देता हूँ और इधर मेरे पास एस आ गया, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस कितने की है 1 2 3 और यहाँ पे कितने की है 2 की है। ओके, अगर मुझे अब सॉल्व करना है, अब ये तो यहाँ पे देखो 3 लेटर्स आ सकते हैं, तो वो 3 लेटर्स कौन से उसमें से आएंगे, देखो 2 पीस निकल गए, 2 एस निकल गए, रिमेनिंग कितने रह गए लेटर्स, रिमेनिंग जो आपके पास लेटर्स रह गए बेटा वो 5 है। ठीक है, सबसे पहले इसको फिल कर रहा हूँ मैं, राइट। फर्स्ट सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं, 5 में से 3 इधर आएंगे 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 इधर फिट हो गए, जो रिमेनिंग 2 रह गए वो इधर जाएंगे, तो 2c क्या कर दूंगा मैं 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिजायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कैसे होगा आपके पास कि भाई 9c 5, कोई भी 9 लेटर्स में से 5 की पोजीशनिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, प्लस पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने किया ये वाले जो मैंने लिखी है इसमें मैंने सिनेरियो क्या बिल्डअप किया है कि मैंने पहले इस वाले को फिलअप किया है, बाद में इसको किया है। तो पहले आया 5c3 क्योंकि 3 की पोजीशनिंग थी, 5 में से 3 यहाँ पे चले गए, रिमेनिंग 2 को यहाँ पे किया। अब मैं दूसरा सिनेरियो बना रहा हूँ कि फिलिंग दिस वन फर्स्ट, इसको पहले फिल करें, तो उससे क्या होगा वो और से देखो सारे 5 इधर कितने की गुंजाइश है 2 की, तो 5c2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रह गए, उसमें क्या होगा 3c3, वोट के इधर चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने होंगे 9c5। भाई जो 9 लेटर्स हैं उसमें से किसी भी तरीके से 5 यहाँ पे पोजीशन हो जाए, ठीक है। दोबारा से समझ लो, इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस वाले का मतलब ये है कि 5 जो रिमेनिंग रह गए थे, देखो मैंने 5 इधर लिख दिया हुआ है, ठीक है, इस 5 में से पहले 3 यहाँ पे पोजीशन किए 5c3, जो 2 रिमेनिंग रह गए उनको यहाँ पे किया तो 2c2 आ गया, ये वाला केस है। फिर मैंने दूसरा केस किया कि जो रिमेनिंग 5 थे इनमें से पहले 2 को यहाँ पे किया 5c2, फिर जो 3 रह गए थे उनको यहाँ पे किया 3c3 डिवाइडेड बाय टोटल, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी गिविंग अस द आंसर, क्या बनेगा हमारे पास 5c3
कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9, व्हाट्स दिस, 9c5. So that is going to be 126 plus 5c2. This is going to be 10 multiplied by 1 divided by 126. So this is going to give us the answer, which is going to be 126 being my LCM. तो यहाँ पे 10 plus 10 हो जाएगा, which is going to be 20 divided by 126. So that is going to give us the final answer, which is 0.159. That is the final answer for us. I hope that is clear to you guys. And this comes to the end of this paper as well. I hope you like this video. Stay tuned to my channel for more past paper videos. Thank you so much.